नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में सबसे पहले बात आज की अहम खबर के साथ करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर है। सिर में क्लॉटिंग बढ़ने के चलते उनकी सर्जरी की गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी सफल रही है। फिलहाल वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर के सपोर्ट पर है प्रणब मुखर्जी। कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे प्रणब मुखर्जी। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बात अभी जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि फिलहाल जो खतरा था वो टल गया है। प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर बताई जा रही है। सिर में क्लॉटिंग बढ़ने के चलते सर्जरी की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ब्रेन सर्जरी सफल रही। हालांकि अभी भी जो है हालत गंभीर ही है। कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं, जिसकी वजह से चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन जो सर्जरी की गई है ब्रेन की वो सफल बताई जा रही है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका इलाज चल रहा है। सिर में क्लॉटिंग बढ़ने के चलते उनकी सर्जरी की गई थी। सर्जरी तो सफल रही, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं और अभी फिलहाल उनका इलाज जारी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में इलाज जारी है। और खबर हरियाणा से है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री पर फिलहाल के लिए रोक जो है वो हटा दी गई है। 17 अगस्त से हरियाणा में फिर से रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सिर्फ ग्रामीण और कृषि भूमि की रजिस्ट्री होगी। शहरी इलाकों में फिलहाल रजिस्ट्री पर रोक बरकरार है। 22 जुलाई को हरियाणा सरकार ने रोक लगाई थी। रजिस्ट्री के बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों के चलते ये रोक लगाई गई थी। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद अहम फैसला लिया गया था। लेकिन अब जमीन रजिस्ट्री पर जो रोक लगाई गई थी वो हटा दी गई है, लेकिन इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण और कृषि भूमि की ही रजिस्ट्रियां की जाएंगी। जो शहरी इलाके हैं उनकी रजिस्ट्री पर अभी भी रोक लगाई गई है। 17 अगस्त से हरियाणा में फिर से रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। शहरी इलाकों में फिलहाल रजिस्ट्री पर रोक बरकरार है और इसकी वजह है भ्रष्टाचार। रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार के मामलों के चलते सरकार की तरफ से यह अहम फैसला लिया गया था। रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जो फैसला है वो ग्रामीण और कृषि भूमि को लेकर लिया गया है कि उनकी ही अभी रजिस्ट्रियां करवाई जाएंगी। कल से हरियाणा प्रदेश के अंदर ग्रामीण अंचल में कोई भी प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री होगी, उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलने का काम करेंगे। और इसके साथ केवल मात्र अपॉइंटमेंट ही नहीं, अगले मंडे से फिर जो हमारी 18 कमेटीज, काउंसिल्स और कॉरपोरेशंस हैं उसकी भी एनओसी की ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर अपॉइंटमेंट नेक्स्ट मंडे से हम खोलेंगे। और चलिए अब आपको कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 794 नए केस सामने हैं। 6 लोगों की मौत हो गई और अब तक कुल 42,429 मामले हो चुके हैं। 489 ने दम तोड़ दिया है। अकेले फरीदाबाद और गुरुग्राम में 20,000 केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में 154 और गुरुग्राम में 57 नए केस सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात की जाए तो अंबाला में 84, रेवाड़ी में 71 नए केस मिले हैं। सोनीपत में 31 नए केस मिले हैं। पानीपत में 72, रोहतक में 40, पंचकुला में 59 नए केस पाए गए हैं। यमुनानगर की अगर बात करें तो यमुनानगर में 44 नए केस मिले हैं। कुरुक्षेत्र में 43 नए मरीज कोरोना के पाए गए हैं। रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में 3, पानीपत में 2 और फरीदाबाद में 1 मरीज की मौत हो गई है। हरियाणा में अब तक 35,492 मरीज ठीक हो चुके हैं, अपने घर लौट चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के जो एक्टिव केस है फिलहाल अभी वो 6,448 एक्टिव केस है। और चलिए अब आपको पंजाब का पूरा अपडेट देते हैं। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें कोरोना की आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में 988 नए केस मिले हैं। 20 की मौत हो चुकी है और अब तक कुल 24,889 मामले हो चुके हैं। 606 की मौत पंजाब में हो चुकी है। लुधियाना में 246 नए केस सामने आए हैं। 6 की मौत हो गई है। पटियाला की अगर बात करें तो 198 नए मरीज मिले हैं।
7 की मौत यहां पर अब तक कोरोना की वजह से हो चुकी है। जालंधर की अगर बात करें तो 156 नए केस सामने आए हैं। 3 लोगों ने अब तक कोरोना की वजह से यहां पर जान गंवा दी है। फिरोजपुर में 2 और मोगा मोहाली में एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। संगरूर में 60, मोहाली में 59, अमृतसर में 32 नए केस कोरोना के पाए गए हैं। गुरदासपुर की अगर बात करें तो 37 नए मामले मिले हैं। फरीदकोट में 25, भटिंडा में 24 नए केस मिले हैं। फरीदकोट की अगर बात करें तो फरीदकोट में 25, बरनाला में 23, फाजिल्का में 13 नए केस कोरोना के पाए गए हैं। पंजाब में 15,735 मरीज ठीक हो चुके हैं और 8,550 एक्टिव केस है। और पंजाब और हरियाणा के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में कोरोना से एक और की मौत हो गई है। नालागढ़ के 43 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ दिया है। शिमला के आईजीएमसी में उनका इलाज चल रहा था। 24 घंटे में 81 नए केस भी सामने आए हैं। हिमाचल में अब तक 3,352 केस हो चुके हैं। 15 की मौत हो चुकी है। 2,205 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,215 एक्टिव केस हैं। और उधर कांगड़ा घाटी में ऊना में लगातार हो रही बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कांगड़ा में कई जगह भूस्खलन होने से कई सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। ऊना में जल निकासी के प्रबंध न होने से घरों और दफ्तरों में पानी भर गया है। कैसी रही पूरी तस्वीरें इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल के कई इलाकों में आसमान से बारिश के रूप में आफत बरसी है। कांगड़ा घाटी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए। नेशनल हाईवे 154 पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुए। घग्गल के पास भी लंबा जाम लगा। कांगड़ा जैसा ही हाल ऊना जिले का भी रहा। मूसलाधार बारिश से जिला मुख्यालयों के सरकारी दफ्तरों, कोर्ट परिसर, सरकारी आवास, लोगों की दुकानें और घरों में पानी भरा। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी दस्तावेजों को बचाने में जुटे नजर आए। सीजन की तीसरी तेज बारिश ने प्रशासन की बरसात से निपटने के दावों को धो दिया। सरकारी कार्यालय और आवास में पानी ही पानी था। सरकारी घरों और कार्यालयों से पानी निकालने के लिए दमकल विभाग काफी देर तक जुटा रहा। जब भी यहाँ ऊना में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो हमारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें पानी भर जाता है। बहुत बार सरकार से कहने के बावजूद इसका कोई हल नहीं हो पाया है। आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी लोग कितने परेशान हैं। हमें पहले से ही पता कि यहाँ जब बरसात होती है तो पानी काफ़ी मात्रा में कार्यालय के कमरों में भर जाता है। तो हमने पहले ही सभी ब्रांच के इंचार्जेस को बता दिया कि अपनी जितनी भी फाइल्स हैं वो नीचे वाले रैकों में ना रखें और जितने भी इक्विपमेंट हैं जैसे कोई कंप्यूटर के बैटरी वगैरह हैं या कोई और उपकरण है उनको भी टेबलों के ऊपर ही रखा जाए ताकि किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे। हर साल बरसात से पहले प्रशासन लंबी लंबी बैठकें कर बरसात से निपटने के इंतजामों के दावे तो खूब करता है, लेकिन हर बार ये दावे बारिश के पानी के साथ बह जाते हैं। और इस बार भी हालात पहले जैसे ही दिखे। बरसात के बाद हर तरफ आफत ही आफत नजर आती है। कांगड़ा से विचित्र शर्मा और ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। तो हिमाचल में मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जगह के जिले जो हैं वो पानी पानी हो चुके हैं। हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ धर्मशाला से लाइव जुड़ गए हैं। विचित्र, कैसी तस्वीरें? कहा यह जा रहा है कि पानी पानी कांगड़ा हो चुका है, लेकिन अभी की कैसी तस्वीरें वहां से? देखिए कुसुम, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कैसी तस्वीरें हैं। कांगड़ा पानी पानी हो चुका है। हाँ, ये बिल्कुल सही तस्वीरें हैं। और इसके अलावा दूसरी बड़ी तस्वीर ये है कि जो लिंक्स रोड है वो तो इस वक्त जो है वो कई जगहों पर जो है वो ठप हो चुके हैं। वहां पर गाड़ियां, बसेस वगैरह वहां पर नहीं जा पा रही हैं।
बड़ी बात तो यह है कि नेशनल हाईवे 154 जो है वो भी बीते कल जो है वो पूरी तरह से ठप था। घंटों लंबी लंबी कतारें जो है वाहनों की लगी रही, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण जो हाईवे है, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए वहीं से रास्ता जाता है, आर्मी की गाड़ियां वहीं से निकलती है। तीन कैंट्स जो है, आर्मी कैंट्स जो है वो धर्मशाला, पालमपुर और यहाँ यल कैंट में पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये तमाम जो महत्वपूर्ण आवाजाही होती है वो इसी नेशनल हाईवे 154 के जरिए होती है। बावजूद इसके जब भी ये बरसात होती है तो उन दिनों जो है वो जगह जगह जो है ये नेशनल हाईवे 154 जो वो ठप हो जाता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी मौसम विभाग की ओर से एक हफ्ता तक यानी एक सप्ताह तक जो है वो इसी तरह से बारिश के आसार जताए गए हैं। बीते कल भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो कांगड़ा में किया गया था और उसी तरह से उसी मानद ऑरेंज अलर्ट की मानद जो है वो बारिश बिल्कुल हुई है और लगातार बारिश जो है वो दिन भर होती रही है। आज की अगर बात करें तो अभी हालांकि मौसम साफ है, लेकिन अभी भी जो है वो कांगड़ा घाटी के कई हिस्सों में जो है वो बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर जो है वो मौसम साफ है। फिलहाल आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो नदी नाले हैं ये इन दिनों बड़ी आफत लेकर जो है वो लोगों के लिए आ रहे हैं। कई बार तो इन नदी नालों की हकीकत यह है कि यहीं से जो है वो बहुत ज्यादातर जो लोग हैं, जो कि आजकल युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो इन्हीं खड्डों और नदी नालों के ऊपर जो है निर्भर है। इसलिए क्योंकि यहाँ जब भी बरसात आती है, बाढ़ आती है, तो उसके बाद जो है यहाँ से वो ये जो मिट्टी बहकर आती है यहाँ पर, या जो बजरी और रेत होती है उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपनी रोजगार उनको मुहैया होता है यहाँ से। तो ऐसे में वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से एहतियात बरतने की बात कही जाती है, नोटिस बोर्ड लगाने की बात कही जाती है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो लोग कामकाज करते हैं, सुबह के वक्त पहुंचते हैं और यहाँ से जो है वो रेत बजरी जो है वो निकालते हैं। तो बहुत सारी जगहों में इस तरह का रिस्क है, जोखिम है, लेकिन जोखिम वो लोग उठाते हैं। बावजूद इसके अगर एहतियात की बात की जाए तो कहीं पर ऐसी नजर आती नहीं है। बातें जरूर होती हैं, डांट के बिल्कुल होती हैं, लेकिन जब भी बरसात आती है तो वो अपना रूप दिखाती है और उसमें करोड़ों का नुकसान जो है वो होता ही होता है। कुसुम जी, तेरे तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो करोड़ों का नुकसान होता है। अभी फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि बारिश लगातार हो रही है और हिमाचल के कई जिले पानी पानी हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है, ये चेतावनी जारी भी की गई है कि नदी नालों से दूरी बनाकर रखें ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। कोरोना योद्धा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा वर्कर्स की 7 अगस्त से हड़ताल लगातार जारी है, मगर सुनने वाला यहां उनकी कोई नहीं है। कोरोना की मार हर तरफ है। और आशा वर्कर्स भी हड़ताल पर चल रही है। यानी हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक है। तो कोरोना योद्धा धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। 7 अगस्त से हड़ताल पर है। कहा यह जा रहा है उनकी जो मांगे हैं वो कोई नहीं सुन रहा है। यही वजह है कि वो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आशा वर्कर्स की तस्वीरें हैं जो कोरोना योद्धा के तौर पर लगातार डटी रही, लेकिन अब प्रदर्शन कर रही हैं। इनका ये कहना है कि उनकी कुछ मांगे हैं जो लगातार जिन्हें लेकर वो संघर्षरत रहती हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, सरकार से मांग की है कि उनकी आवाज सुनी जाए। यही वजह है कि अब वो धरना प्रदर्शन करने बैठ चुकी है। और खबर फरीदाबाद से है, जहां एक शख्स को तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर टोकने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में इंसान अपनी सहनशीलता खोता जा रहा है। जरा सी बात पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आक्रोश में आकर अपराध को अंजाम देने में पल भर की देरी नहीं करता। ऐसा ही मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां 20 जून को आदर्श नगर में रहने वाले हरीश कुमार को उसके पड़ोसी ने मौत के घाट उतारा। हरीश का कसूर बस इतना था कि उसने पड़ोसी अमित को तेज म्यूजिक बजाने पर टोका था। इसके बाद अमित को ऐसी सनक हुई कि उसने हरीश को गोली मार दी। आरोपी अमित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है। अमित के ऊपर पहले से लगभग 18 से 20 मुकदमे दर्ज हैं, हर्ट के, बर्गलरी के, आर्म्स एक्ट के। कुछ मुकदमों में ये पहले जेल भी जा चुका है।
आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायरिंग कर दी और भागते वक्त रेलवे ट्रैक पर वो गिरा। पुलिस ने तभी उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है। अमित को जब पुलिस पार्टी पकड़ने गई तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। देसी कट्टा इसके पास उस वक्त वही था जो इसने हत्या में यूज़ किया था। वो देसी कट्टा भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। आरोपी के खिलाफ फरीदाबाद के कई थानों में मामले दर्ज हैं। फरीदाबाद से दीपक कुमार, न्यूज़ 18। देश की सेवा करने वाले बहादुर जवान जो देश के लिए मर मिटने की भावना रखते हैं, आज वो अपनी शिकायत लेकर सीएम विंडो पर पहुंचे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सीने पर भारतीय सेना की वर्दी, जिस पर देश का हर नागरिक फक्र महसूस करता है, जिसके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा है, पर दिल में अपनी जीवन संगिनी को खो देने का दर्द। ये आंखें सैकड़ों सवाल कर रही हैं। यमुनानगर की सीएम विंडो से इंसाफ की गुहार की उम्मीद लगाए बैठे ये हैं रणदीप सिंह। इनका आरोप है कि जब वो ड्यूटी पर थे, इस दौरान उनके ससुराल वालों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी और उन्हें भी खुदकुशी के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, बिना सूचना के इनकी पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके अलावा बूढ़े माँ बाप और अलग रह रहे भाई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं नहीं इंसाफ मिल रहा। पुलिस ने झूठा एफआईआर दर्ज कर दी माँ बाप के ऊपर। भाई दिल्ली में रहते हैं, भाई का क्या कसूर है, माँ बाप का क्या कसूर। हमारे को मेरे ससुराल वालों ने ये भी नहीं बताया कि आपकी मैडम की डेथ हो गई है। मेरे को तो रिश्तेदारों से पता चला शाम को। मैं रातों रात बीकानेर से अपने घर पहुंचा संस्कार के लिए। उन्होंने शाम को इसका संस्कार कर दिया। सर, मेरे को पुलिस ने अस्थियां भी नहीं उठाने दिया। आखिर मैं तो उसका हस्बैंड था, क्यों मेरे बिना पूछे उन्होंने संस्कार किया, क्यों नहीं मेरे को इन्फॉर्मेशन दी। इस जवान का कहना है कि उसकी एक छोटी बेटी है जिसे उसके ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है और केस वापस लेने के लिए 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। अब ये जवान इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इसने ये भी चेतावनी दी है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेगा। हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरी मैडम को मारा है, उनको सजा मिलनी चाहिए, वो अरेस्ट होने चाहिए। और मेरे माँ बाप का और जो मेरे भाई का हमारा झूठ है एफआईआर 334 दर्ज की, वो कैंसल होनी चाहिए जनाब। अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारे को मजबूर करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपनी ज़िंदगी से हाथ धो दूँ। मेरे बच्चे की, लड़की की भी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी। मेरी बच्ची भी उनके कब्जे में है और वो 15 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मेरा ससुर, बताओ, मेरा घर भी बर्बाद कर दिया सर। इस जवान ने अपने ससुराल पक्ष पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं और इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि ससुराल पक्ष की तरफ से अभी कोई सफाई नहीं दी गई है। ये पूरा मामला जांच का विषय है और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।